हे गाइस, हम रहस्यमयी बावका मंदिर में हैं। मुख्य कक्ष के ठीक बाहर आप इस विचित्र पत्थर की मूर्ति को देख सकते हैं। आज यह पूरी तरह से ना पहचानने योग्य है, लेकिन ये भगवान शिव के वाहन नंदी नामक एक बैल है। लेकिन इस मंदिर में कई अजीबोगरीब अस्पष्ट नक्काशियां देखने को मिलती हैं। आप इसे देख सकते हैं, यह वास्तव में विचित्र है। बाईं ओर आप एक हाथी को देख सकते हैं और आप हाथी के ऊपर से एक आदमी को गिरते हुए देख सकते हैं। लेकिन दाईं ओर देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? यह एक डायनासोर है। यह हाथी से लंबा है, यह लगभग सीधा खड़ा है और इसके चेहरे को देखें, इसका चेहरा नुकीला है। यह स्पष्ट रूप से डायनासोर जैसा दिख रहा है। वास्तव में यह टीरेक्स या टायरेनोसोरस रेक्स के समान दिखता है। टीरेक्स से इसकी समानता को देखें, यह कैसे सीधा खड़ा है और इसका सिर कैसा दिख रहा है। इनकी समानता उल्लेखनीय है ना? यह एक युवा टीरेक्स हो सकता है क्योंकि वयस्क को इससे लंबा होना चाहिए। लेकिन देखिए, किशोर टीरेक्स भी हाथी से बड़ा है। कुछ विशेषज्ञ सोचते हैं कि टीरेक्स शीर्ष परभक्षी था जो अन्य प्रजातियों का शिकार करता था। लेकिन यहाँ यह किसका शिकार कर रहा है? एक मनुष्य। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि यह एक डायनासोर है ना? क्योंकि यह हाथी से लंबा है और आज हाथी से लंबा एकमात्र जानवर जिराफ है। और यह निश्चित रूप से जिराफ नहीं है और जिराफ इंसानों को खाते नहीं है। अगर आप इसके नुकीले सिर को देखें तो यह कोई बड़ा शेर या बाघ नहीं है। यह बहुत हद तक एक सरीसृप जैसा दिखता है। लेकिन ऐसी नक्काशी मौजूद नहीं होनी चाहिए क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक डायनासोर और इंसानों को एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए थे और मनुष्य लगभग 3 लाख साल पहले पृथ्वी पर आए थे। लेकिन बहुत बार हम इन प्रागैतिहासिक जानवरों को प्राचीन हिंदू मंदिरों में उकेरे हुए देखते हैं। मैंने आपको विभिन्न मंदिरों में विलुप्त जानवरों की कम से कम 1 दर्जन प्रजातियों को दिखाया है और हम नहीं जानते कि मूर्तिकार ऐसे विलुप्त जानवरों को कैसे तराश सकते हैं। बावका मंदिर की नक्काशी में कई अजीबोगरीब जानवर दिखाई देते हैं। यहाँ यह देखिए, ये देखने में हाथी जैसा लगता है लेकिन इसकी सूंड नहीं है और इसके दांत भी नहीं है। ये जानवर क्या है? इसके मुंह को देखिए, यह सुअर की तरह नुकीला है। लेकिन इसके पैरों को देखें, सुअर के पैर पतले होते हैं। इस जानवर के पैर हाथी की तरह काफी मोटे हैं। फिर से आज ऐसा कोई जानवर मौजूद नहीं है, लेकिन बैरिथेरियम नामक एक विलुप्त प्रागैतिहासिक प्रजाति है और अगर आप रिक्रिएशन को देखें तो यह नक्काशी से सटीक मेल खाता है। यह बिल्कुल हाथी जैसा दिखता है, लेकिन इसकी लंबी सूंड नहीं है और इसके पैर मोटे हैं। फिर से यह प्रजाति भी लाखों साल पहले विलुप्त हो गई। मुख्य धारा के इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो वह मूर्तिकार जो सिर्फ 1000 साल पहले हुआ था, उसने इन विलुप्त प्रागैतिहासिक जानवरों की शारीरिक रचना को कैसे समझा और उन्हें इस मंदिर में सटीक रूप से किस तरह से तराशा। हालांकि स्थानीय लोग मंदिर के बारे में बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार इसका निर्माण सतयुग के समय में हुआ था, अर्थात इसे बहुत पुराने समय में बनाया गया था। मंदिर के मूल निर्माता ने इन नक्काशियों में कई गुप्त कोड रखे हैं और इन कोडों को केवल उच्च स्तर के पर्यवेक्षकों द्वारा ही समझा जा सकता है। आप कुछ जगहों पर ओम अक्षर को खुदा हुआ देख सकते हैं और आप कुछ जगहों पर श्री अक्षर को भी खुदा हुआ देख सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो आप अन्य अक्षरों को भी देख सकते हैं और ये अक्षर हर जगह अलग अलग हैं। इन कोडों का अर्थ क्या है? इन पत्थर के ब्लॉक्स में उन्हें क्यों अंकित किया गया था? ये कोड उनके आगे की नक्काशियों से कैसे संबंधित हैं? यूं तो इस मंदिर में कई अनसुलझी पहेलियां हैं जो डिकोड होने का इंतजार कर रही हैं। विशेषज्ञ सब कुछ समझने का दावा करते हैं, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम इस मंदिर का असली नाम भी नहीं जानते हैं। मैं इसे बावका मंदिर कह रहा हूँ, लेकिन बावका तो बस इस गांव का नाम है और संदर्भ के तौर पर मैं इसे इस मंदिर के साथ जोड़ रहा हूँ। कुछ लोग इसे गुजरात का खजुराहो भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर की तरह ही कई कामुक नक्काशियां हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ बहुत कामुकता है, लेकिन कई नक्काशियों को भी काफी गलत समझा गया है। उदाहरण के लिए यहाँ आप पुरुषों के एक झुंड को अपने हाथ में ऐसी चीजें पकड़े हुए देख सकते हैं जिन्हें आसानी से लिंगीय प्रतीक के रूप में सोचा जा सकता है। ये नक्काशियां मंदिर में बार बार दिखाई देती हैं और भले ही ये चीजें काफी बड़ी हैं, कई आगंतुकों और विशेषज्ञों का मानना है कि ये शैलीबद्ध पुरुष जननांग हैं, लेकिन नहीं, ये कमल के फूल हैं।
अगर आप कमल के फूलों को डंठल के साथ देखते हैं तो आपको इसका एहसास होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ शिवलिंग पर इन फूलों को चढ़ाने के लिए भक्तों की कतार लगी हुई है। इसे यहाँ देखें, यह यहाँ से शुरू होता है, उसके शरीर के इस तरफ से, उसके निजी क्षेत्र से नहीं, और यह सब ऊपर जा रहा है। अब दाईं ओर की नक्काशी, यहीं से कमल के फूल का डंठल शुरू होता है। यह उसका लिंग नहीं है। और कमल के फूलों का उपयोग आमतौर पर हिंदू रीति रिवाजों में किया जाता है। हम अभी भी हर समय उनका उपयोग करते हैं। कभी कभी आप छोटे देवताओं को भी कमल के फूल पकड़े हुए देख सकते हैं। अब ठीक उनके बगल में देखिए, ये कामुक नक्काशियां हैं। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि ये कामुक नक्काशियां हैं। प्राचीन भारत एक बहुत ही उदार जगह थी, जहां हर मूर्तिकार को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी तराशने की आजादी थी। कुछ स्थानीय लोग इसे पंचायतन मंदिर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है 5 तीर्थों का मंदिर। जब हम मंदिर का हवाई दृश्य देखते हैं तो कुछ रोचक बात समझ में आती है। मुख्य मंदिर के चारों ओर 4 छोटे मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर का आकार मुख्य मंदिर के समान ही है। तो यहाँ कुल 5 मंदिर हैं, लेकिन वे जिस दिशा की ओर इशारा करते हैं वह मुझे भ्रमित करती है। सामने 2 मंदिर एक दूसरे के आमने सामने हैं और पीछे वाले 2 प्रवेश द्वार की तरफ मुंह किए हुए हैं। पंचायतन नाम केवल उन मंदिरों को संदर्भित करता है जिनमें 5 मंदिर हैं, और इस क्षेत्र में कई पंचायतन मंदिर हैं, इसलिए यह भी मंदिर का मूल नाम नहीं हो सकता है। इसलिए मंदिर का मूल नाम आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सभी छोटे मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। हम नहीं जानते कि वे कितने बड़े थे और उन्हें किस तरह से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आप मंदिर के चारों ओर बिखरे हुए टूटे हुए पत्थर के ब्लॉक्स देख सकते हैं। जब हम मंदिर के बाहरी हिस्से में घूमते हैं तो आप मंदिर के चारों ओर सैकड़ों पत्थर के ब्लॉक्स देख सकते हैं। हम जो देख रहे हैं वह एक विशाल जिगसॉ पहेली है, जिसमें सभी टुकड़े बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए हैं। इस पत्थर के ब्लॉक को देखिए, यह क्या है? सभी दिशाओं में निकली हुई नोकों के साथ यह एक पूर्ण चक्र है। यह ब्लॉक मंदिर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे अम्लका कहा जाता है। इसे मंदिर में कहाँ रखा जाता है? यह टॉवर के बिल्कुल ऊपर स्थित होता है। इस अम्लका के बिना मंदिर की मीनार खड़ी नहीं रह पाएगी। यह इस टॉवर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप अम्लका को हटाने में कामयाब हो जाते हैं, या अगर अम्लका बिजली गिरने से नष्ट हो जाता है, या ऐसा ही कुछ होता है, तो पूरा टॉवर अंततः गिर जाएगा, क्योंकि यह की स्टोन है जो टॉवर में सब कुछ एक साथ जोड़े रखता है। आप इस बात से हैरान हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कभी भी किसी अन्य मंदिर में अम्लका दिखाया है। यदि आप भारत में पुरातत्व का अध्ययन करते हैं तो दक्षिण भारतीय वास्तुकला और उत्तर भारतीय वास्तुकला के बीच प्रमुख अंतरों में से यह एक अम्लका है। यह संरचना दक्षिण भारतीय मंदिरों में लगभग कभी भी नहीं पाई जाती है। आप इन्हें केवल उत्तर भारत में ही पा सकते हैं। यह एक दुर्लभ दृश्य है, क्योंकि आमतौर पर हमें अम्लका को ऊपर या नीचे के दृश्य से देखने का मौका नहीं मिलता है, खासकर बिना किसी चीज से जुड़े हुए। हम आमतौर पर साइड व्यू देखते हैं, वह भी दूर से। यहाँ आप इस स्लॉट को देख सकते हैं। यह वह जगह है जहाँ वे इसे अन्य पत्थर के ब्लॉक से बंद कर देते हैं। यह सूरज की तरह दिखता है, जिसकी किरणें सभी दिशाओं में निकल रही हैं, है ना? यह स्वयं सूर्य का प्रतीक हो सकता है, क्योंकि यदि आप गिनती करें तो आपको 24 तीलियां दिखाई देंगी, जो दिन के 24 घंटों का संकेत देती हैं। मुख्य तीली टूट गई है, क्योंकि इसे तोड़े बिना आप मीनार से अम्लका को नहीं हटा सकते। मैं यहाँ प्राचीन मशीनिंग तकनीक का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ हासिल की गई सटीकता को देख सकते हैं। प्रत्येक तीली के बीच का कोण ठीक 15 डिग्री होगा। ऐसा लगता है कि यह टॉवर के लिए किसी प्रकार के नियंत्रक जैसा दिखता है, जिसे विमान भी कहा जाता है। यहाँ आप एक छोटा सा पत्थर का ब्लॉक देख सकते हैं, लेकिन यह एक मिनिएचर टॉवर टॉप जैसा भी दिखता है। आप इसके ऊपर एक छोटा अम्लका देख सकते हैं, और सौभाग्य से यह अभी भी इससे जुड़ा हुआ है। यह आपके लिए भ्रमित करने वाला हो सकता है। यदि वह बड़ा वाला मंदिर के टॉवर के शीर्ष पर असली अम्लका था, तो आप यहाँ छोटे अम्लक के साथ एक छोटा टॉवर क्यों देखते हैं? भारत के इस हिस्से में मंदिर की मीनारें या विमान बेहद अलग हैं। आइए हम इस विमान को उसी क्षेत्र में देखें जो अभी भी बरकरार है, और आप देख सकते हैं कि यह केवल एक अम्लक वाला एक विमान नहीं है। ऊपर से यह विशाल मुख्य विमान है, लेकिन जैसे ही हम नीचे जाते हैं आपको छोटे छोटे विमान देखेंगे, उनके नियंत्रकों के साथ।
और यदि आप और नीचे जाते हैं तो आप प्रत्येक के लिए एक नियंत्रक के साथ अधिक छोटे छोटे विमान देखेंगे। पूरा डिजाइन शानदार दिखता है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, एक विमान के लिए इतना जटिल डिजाइन क्यों? मुख्य विमान से जुड़े इतने सारे छोटे विमान और नियंत्रक क्यों रखे हैं, है ना? आज हम कई बूस्टर वाले रॉकेट बनाते हैं। ये बूस्टर मुख्य रॉकेट के समान दिखते हैं, लेकिन बूस्टर छोटे होते हैं। बूस्टर शुरू में मुख्य रॉकेट से जुड़े होते हैं, लेकिन उन्हें एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर गिरने के लिए डिजाइन किया जाता है। और मजे की बात यह है कि आप 1000 साल पहले बने इसी तरह के डिजाइन को देख सकते हैं। छोटे विमान या बूस्टर मुख्य विमान से जुड़े होते हैं, और विमान शब्द का अर्थ ही संस्कृत में अंतरिक्ष यान है। और आप इन बूस्टर रॉकेटों को हर जगह देख सकते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हम एक ऐसे क्षेत्र की खोज कर रहे हैं जहां वे विभिन्न रॉकेट मॉडल बनाते हैं। विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि इस मंदिर को आक्रमणकारियों ने जानबूझकर तोड़ा था, और यही कारण है कि ये पत्थर के खंड आपको चारों ओर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन स्थानीय लोग एक शानदार कहानी बताते हैं कि पूरे मंदिर का निर्माण एक महिला ने रातों रात कर दिया था। वह महिला एक सुपर ह्यूमन थी जो जादू और उत्तोलन का उपयोग करके सब कुछ बना सकती थी। एक विशेष दिन उसने सूर्यास्त के बाद निर्माण शुरू किया, और वह आधे मंदिर का ही निर्माण कर पाई थी। लेकिन आधी रात के आसपास उसके दुश्मनों ने उसे विश्वास दिलाया कि सूर्योदय हो रहा है। उन्होंने मुर्गे की बांग की आवाज निकाली और सूर्य के प्रकाश की नकल करते हुए कृत्रिम प्रकाश पैदा किया। उसका दिल टूट गया कि वह काम पूरा नहीं कर सकी, और मंदिर के चारों ओर इन अधूरे पत्थर के ब्लॉक्स को छोड़कर वह चली गई। यह एक दिलचस्प किंवदंती है, लेकिन पुरातत्वविदों को कुछ शिलालेख मिले हैं जो संकेत देते हैं कि इसे लगभग 1000 साल पहले एक बड़ी संगठित टीम द्वारा बनाया गया था। यह अधिक संभावना है कि आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, और जो आप देख रहे हैं वह मंदिर के ध्वस्त हिस्सों के अवशेष हैं। इस मंदिर के ऊपर कभी वायुगतिकीय नुकीले आकार का एक विशाल टॉवर रहा होगा। हो सकता है इसे कई तरह के रंगों से रंगा भी गया हो। दुर्भाग्य से हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि मूल मीनार कितनी शानदार रही होगी। लेकिन पूरा टॉवर क्यों नहीं गिराया गया? निचला आधा हिस्सा अभी भी खड़ा क्यों है? आधार को अच्छी तरह से देखने पर पता चलता है कि मंदिर के निचले हिस्से को हटाना क्यों असंभव है। पूरे मंदिर को एक जटिल इंटरलॉकिंग सिस्टम का उपयोग करके कई बाध्यकारी तकनीकों के साथ बनाया गया था। आज भी मंदिर की अलग अलग आकृतियों को आपस में जोड़कर देखना हैरान कर देने वाला है। इस क्षेत्र को देखिए, यह बहुत ही कुशल काम है। आज भी नीचे से कुछ भी निकालना असंभव है। यदि आप मीनार को तोड़ना चाहते हैं तो आपको मीनार के ऊपर से पत्थर के खंडों को हटाना शुरू करना होगा। ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ ठीक ऐसा ही हुआ है। आप देख सकते हैं कि मंदिर का ऊपरी आधा हिस्सा हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा करने में भी उन्हें काफी समय लगा होगा, और फिर आक्रमणकारियों ने इस महान कार्य को छोड़ दिया होगा, क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोचिए, यदि ब्लॉक्स को तोड़ना इतना मुश्किल है तो कल्पना करें कि इन पत्थर के ब्लॉक्स को इकट्ठा करना बिल्डर्स के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। आइए देखें कि उन्होंने पत्थर के ब्लॉक्स को कैसे जोड़ा। इस आधे वृत्त पर औजारों के निशानों को देखिए। यहाँ हमारे पास 4 अलग अलग निशान हैं। एक लंबा कट है, लेकिन अंत में यह गहरा है। एक स्टेपलर पिन प्रकार की तकनीक का उपयोग किया गया था। यदि आप एक स्टेपलर पिन को देखते हैं तो एक लंबा अंत होता है, लेकिन यह झुकता है और इसे बांधने के लिए वस्तु के अंदर जाता है। यहाँ भी वही बात है। यहाँ कुछ पिघली हुई धातु का प्रयोग किया गया होगा। दाईं ओर आप केवल एक एकल आयताकार छेद देख सकते हैं। एक धातु का बोल्ट या एक कीलक, एक प्रकार का फास्टनर यहाँ रखा गया होगा। यहाँ आप फिर से एक स्टेपलर पिन प्रकार का स्लॉट देखते हैं, और अंत में यहाँ एक और है। एक स्टेपलर पिन से कागज के एक गुच्छे को जोड़ने की कल्पना करें, जो काफी मजबूत होगा, लेकिन इसे 4 बार करने की कल्पना करें। कागजों को अलग करना 4 गुना कठिन हो जाता है ना? प्राचीन काल के बिल्डरों ने ऐसी मजबूत बांधने की तकनीक का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी ये पत्थर के ब्लॉक्स आज जमीन पर हैं। यही समय की ताकत है। यहाँ आप एक आयताकार पत्थर का ब्लॉक देख सकते हैं जिसमें 5 स्लॉट हैं। केंद्र में एक बड़ा आयताकार खांचा है और उसके चारों ओर 4 खांचे हैं। और यहाँ इसे देखिए, देखिए कितना गहरा खांचा है।
यदि यह शीर्ष पर एक और पत्थर के ब्लॉक के साथ या कई पत्थर के ब्लॉक्स के साथ बंधा हुआ है तो उन्हें अलग करना असंभव है। और साइड में रखे जाने वाले ब्लॉक्स के लिए उन 2 छोटे स्लॉट्स को न भूलें। इसलिए यदि आप गुजरात राज्य की यात्रा करते हैं तो इस मंदिर में अवश्य आएं और आप नक्काशियों और खंडहरों को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।